झटका लगा है। शैलजा चंद्राकर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। लक्ष्मण चंद्राकर की पत्नी हैं जो बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण चंद्राकर बताए जाते हैं जो कि जिनकी पत्नी शामिल हुई हैं शैलजा चंद्राकर बीजेपी में। जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली, कांग्रेस को छोड़ दिया। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर की बहू जो है शैलजा चंद्राकर आज बीजेपी प्रवेश कर चुकी हैं। सीधा उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, कांग्रेस का परिवार और अब बीजेपी का दामन। सर, ससुराल कांग्रेस का है, मायका तो सनातन मोदी जी का है। क्योंकि जब समझ नहीं थी तो नेचुरली, मैं तो वैसे संघ परिवार से हूँ। मेरे दादाजी पांडुरंग जी पंत, जिनका इंदिरा जी ने भी बहुत सम्मान किया कि द बेस्ट कैशियर रहे हैं पांडुरंग पंत, उनके नाम से अभी भी नागपुर के रेशम बाग में एक जो हाउस बना हुआ है। अभी तो मैं उस विचारधारा की तो शुरू से हूँ, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस में परिवार जुड़े और उसके बाद में वर्षों के बाद में आपने मैं नहीं, जब मोदी जी ने अपना कार्य शुरू किया तो मैं उनकी तो एकदम मुरीद हो गई कि यस, क्योंकि मैं आध्यात्म से हूँ और ऐसा चाहती हूँ, ऐसा होना चाहिए। 5 साल पहले भी मैं चाहती थी मैं प्रवेश करूँ, मतलब 5 साल पहले या अभी की सरकार जो अभी प्रभाव ज्यादा दिखा मोदी जी का। नो, उस समय मेरा होने नहीं दिया गया। अच्छा। किसी बड़े नेता के कारण नहीं हुआ, अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि मैं एक आम आदमी की तरह प्रवेश चाहती थी, होने नहीं दिया गया। अब क्यों मुझे नहीं पता। अभी नड्डा साहब ने कहा कि राम विरोधी कांग्रेस थी, क्या राम विरोधी नहीं कहा सर, नहीं, राम विरोधी कांग्रेस कहा था, पर क्या लग रहा था कि वह कांग्रेस में घुटन ऐसा लग रहा है? नहीं, कांग्रेस में मुझे घुटन नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें घुटन हो ही नहीं सकती। हम तो घुटन से बाहर निकालते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए। मुझे कोई घुटन नहीं थी, पर मुझे ये था कि मैं जिस परिवार से हूँ, तो मैं जानते हैं मैं कांग्रेस परिवार से हूँ। कैसा लगता है आने वाले समय 5 साल जब मोदी जी को जिता रहे हैं, कैसा दिखते हैं देश को? क्या बहुत सुंदर सर, राम आएंगे, राम आ गए हैं, और यही हमारी धरती। अब कलयुग की समाप्ति है सर, पुनः फिर सतयुग और त्रेता युग वापस आएगा सर, वापस आएगा। तो देखिए, शैलजा चंद्राकर थी जो बता रहे थे कि 5 साल पहले ने भी ये बीजेपी में आने वाली थी, लेकिन वो आ नहीं पाई थी, लेकिन अब आई हैं और निश्चित रूप से इनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो देश है वो मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की करेगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। इधर कांकेर में अमित शाह थे और यहां पर उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। संपत्ति अल्पसंख्यकों को कांग्रेस दे देगी, ये उन्होंने कहा। मनमोहन सिंह के बयान का हवाला वो दे रहे थे। देश की संपत्ति पर अल्पसंख्यकों का हक बताया। कांग्रेस आई तो देश की संपत्ति कहां जाएगी? देश भर के मठ मंदिर संपत्ति पर इनकी नजर है, ऐसा अमित शाह कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार के रण में उतरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भिलाई में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार गांव गरीब किसान की सरकार है। 10 सालों में मोदी की सरकार ने गांव के गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनवाए और अगले 5 साल में 3 करोड़ और पक्के मकान बीजेपी की सरकार बनवाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में संकल्प लिया तो उस समय कहा था मेरी सरकार गांव की सरकार होगी, मेरी सरकार गरीब की सरकार होगी, मेरी सरकार दलितों की सरकार होगी, मेरी सरकार वंचितों की सरकार होगी, मेरी सरकार युवाओं की सरकार होगी, मेरी सरकार किसानों की सरकार होगी, मेरी सरकार महिलाओं की सरकार होगी। आज मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज गांव की सरकार मोदी जी ने बनाई है।
आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो ग्रामीण सड़क योजना से, पक्की सड़क से नहीं जुड़ा हो। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इधर अमित शाह के बयान पर पलटवार हुआ है। राजीव शुक्ला ने बीजेपी को चुनौती दे डाली है। कांग्रेस के घोषणा पत्र वाला बयान जो सामने आया अमित शाह का, प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया था और इसी को लेकर चुनौती दे डाली है राजीव शुक्ल ने। और कांग्रेस के घोषणा पत्र वाले बयान पर चुनौती देते हुए कहा है कि घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग वाली बात दिखा दी जाए, देश की संपत्ति देने के बयान को साबित करें। जेपी नड्डा ने भी अपने बयान को उन्होंने जेपी नड्डा से भी अपने बयान को साबित करने के लिए कहा है। देता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ये दिखाएं कि अगर कहीं ये कुछ लिखा हुआ जो उन्होंने बोला है। सबसे पहले तो ये बात मैं रखना चाहता हूं। नंबर 2 बात कि 102 सीटों पे जो चुनाव हुआ उसमें इनकी स्थिति बहुत खराब है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे दूसरे राज्यों का हो, इनकी हालत बहुत खराब है। इसलिए ये बेहद परेशान है। और जो राहुल जी कहते हैं कि 200 से नीचे सीट आएंगे, वही जो है अनुमान सबका है। हर तरफ से अनुमान, अब तो मीडिया के लोग भी कह रहे हैं, चुनाव विश्लेषक भी यही बात कहने लगे हैं कि इनकी हालत बहुत खराब है। उससे घबरा के कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ भी जो है मिथ्या प्रचार। कांग्रेस पर लोगों का सोना लेकर अल्पसंख्यकों को देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के बयान को छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने हेट स्पीच बताया है। दीपक बैज ने पीएम के बयान को हेट स्पीच बताया और निर्वाचन आयोग से पीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि पहले चरण में बीजेपी की हार को देखकर प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, हार के डर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर वे उतर आए हैं। बैज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसा बयान शोभा नहीं देता। उन्होंने ये भी मांग की है निर्वाचन आयोग संज्ञान लेकर पीएम के खिलाफ कार्रवाई करे। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का बयान है वो सीधा सीधा हेट स्पीच है। देश की जनता की विकास की बात न कर हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। हेट स्पीच है। चुनाव आयोग को सीधा सीधा संज्ञान में लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता और माता बहनों को नेल पॉलिश से लेकर सिंदूर तक छीनने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने महंगाई रोकने और उनकी हक दिलाने का बात कर रही है। इधर रायपुर में खबर आपको बता दें, बीजेपी के नेताओं के दौरे पर लगातार अब तंज कसा जाने लगा है। बीजेपी नेताओं के दौरे पर कांग्रेस तंज कस रही है। बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के बड़े नेता इसीलिए चक्कर लगा रहे हैं, इसीलिए यहां पर जोर लगा रहे हैं। बड़े बीजेपी नेताओं के आने का फायदा नहीं मिलेगा, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो या नड्डा हो, इन सभी के दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी डर गई। जिस प्रकार से पहले चरण में छत्तीसगढ़ सहित देश के तमाम स्थानों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ मतदान हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा गए हैं। छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जगत प्रकाश नड्डा सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं। वहीं तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा है कि बीजेपी को वोट देने से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और वो वोट भगवान राम के चरणों में पहुंचेगा। मुंगेली के लोरमी पहुंचे धर्मजीत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लठैत बोलने पर सफाई देते हुए कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने सभा में खुद कहा था कि भूपेश बघेल से अच्छा लाठी चलाने वाला कोई और नहीं है और ये मोदी जी को लाठी मारेंगे। मैंने केवल कहा कि छत्तीसगढ़ में लाठी चलाने वाले को लठैत कहते हैं। लठैत मैं नहीं बोल रहा हूँ, चरणदास महंत जी ने कहा है, नेता प्रतिपक्ष जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और राजनांदगांव में मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के नामांकन रैली में उन्होंने खुद बयान दिया कि भूपेश बघेल जी से बढ़िया लाठी चलाने वाला कोई नहीं है और ये लाठी जाकर के प्रधानमंत्री को मारेंगे। लाठी चलाने वाले को छत्तीसगढ़ में लठैत ही बोलते हैं। तो मैंने पूछा लठैत कुछ सुनना है या सीधे साधे। इधर कांकेर लोकसभा में चुनाव प्रचार चरम पर है और दोनों दलों के प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में ताकत लगाए हुए हैं, पूरी ताकत झोंके हुए हैं। पिछले 20 साल से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है और इस बार भी लोग चुनाव को लेकर उत्साहित हैं।
राष्ट्रीय मुद्दे और मोदी वोटर्स के बीच चर्चा का विषय। कांकेर लोकसभा छत्तीसगढ़ बनने के बाद से बीजेपी के पास है। यहाँ हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्रीय मुद्दे और पीएम मोदी का चेहरा ही बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। हालांकि प्रत्याशियों की अपनी इमेज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी है। बात बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग की करें तो सरपंच पद से अपनी राजनीति शुरू करने वाले भोजराज नाग इलाके में धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर काफी चर्चित रहे हैं। अपनी बैगा गुनिया के कामों की वजह से स्थानीय आदिवासी में उनकी छवि अच्छी है। इलाके में प्रदेश सरकार की महतारी वंदन योजना को भी बीजेपी लगातार प्रचारित करती रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे कांकेर जिले में सिर्फ उन्हीं को ही बुलाया गया था और वह धर्म से जुड़े हुए आदमी हैं और जैसे कि उनका काम देवी देवताओं में भी आस्था है उनकी और वह एक मतलब बस्तर के सिरहा गुनिया जैसे भी हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर की बात करें तो 2019 में भी वो कांग्रेस उम्मीदवार थे और बहुत कम मार्जिन से उनको हार मिली थी। इस बार वही भरोसा कांग्रेस पार्टी ने बीरेश ठाकुर पर दिखाया है कि अच्छा विकल्प है और उनका जो है लोकसभा में लगातार जो है वो अपना दौरा रखे हुए हैं। ये 8 विधानसभा आती जिसमें के 5 विधानसभा पे कांग्रेस का कब्जा है। इन्होंने धर्म जागरण के लिए बहुत अच्छा काम किया है। धर्म जागरण के लिए तो इनका नाम चलता है क्योंकि इन्होंने बहुत से लोगों को घर वापसी भी करवाया है और ये लगातार इन सारे पदों में रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए बहुत विकास किया और विकास में बहुत योगदान है और ये आदिवासी परंपराओं को भी आगे चलाते हुए चल रहे हैं। कांकेर विधानसभा में जहां बीजेपी मोदी के चेहरे और भोजराज की धार्मिक छवि के साथ लगातार अंदरूनी इलाके में जा रही है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के सहारे हैं। हालांकि इस इलाके में कांग्रेस के पूर्व कद्दावर विधायक शिशुपाल सोरी के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को करारा झटका लगा है। नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। उधर रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एम्बुलेंस में आग लगने की घटना सामने आई।